अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। आज जो हम क्लास लेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो पिछली वीडियो में मैंने क्लास लिया था उसके आगे के पोर्शन को हम कवर करेंगे। और बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके मन में आ रहा होगा सर तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जो मेन न्यूमेरिक्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें कब आएंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक आपको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो लेसन 1 2 3 है, वो पूरा प्रॉपर क्लियर होगा, तब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आएंगे। और मैं आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि जब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में जाऊं, जो मेन अकाउंट्स हैं, तब आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो हम सिलेबस को धीरे जरूर करेंगे, बट हम हर चीज को प्रॉपरली कवर करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला देखिए एक्रूड इनकम, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये एक्रूड इनकम क्या होता है, और एक्रूड इनकम का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार मार्कर दीजिए तो मुझे, ब्लैक मार्कर। एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, अनएक्रूड, प्रीपेड। इसको करने से पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट जब आपको कहीं से कुछ लेना है, जब आपको कहीं से कुछ मिलने वाला है, उसको कहेंगे एसेट। और लायबिलिटी जब आपको कहीं कुछ देना है, जब आपको किसी को कुछ देना हो, उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एसेट जब हमें कहीं से कुछ लेना है या हमें कहीं से कुछ मिलना है, और लायबिलिटी जब हमें किसी को कुछ देना है या हमारे जेब से कुछ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटी, चाहे वो पैसा हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। एक्रूड इनकम का मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब वो पैसा जो आपने अर्न तो कर लिया है, आपके हक का है, आपके राइट का है, आपने कमा लिया है, लेकिन अभी तक आपको वो पैसा मिला नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज ए इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ मॉल एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ए जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक मॉल में काम कर रहा है। अब उसकी हर मंथ की सैलरी है 6,000 रुपीज। मान लेते हैं 3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली, 3 महीने उसने काम किया, 6,000 इंटू 3, 18,000। इसका मतलब उसका 18,000 रुपीज क्या हो गया, एक्रूड इनकम। अभी तक उसे वो पैसा मिला नहीं है, फ्यूचर में उसे वो पैसा लेना है, उसे वो पैसा मिलेगा, इसलिए वो क्या है, एसेट। बिजनेस के लिए भी ये राइट है। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस ने डिलीवरी कर दी, मान लीजिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, उसने एक होटल को एसीज की डिलीवरी की। ठीक है, 5 एसीज की डिलीवरी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ने एक होटल को की। एक एसी का प्राइस 1 लाख रुपीस, तो 5 एसी का प्राइस 5 लाख, लेकिन अभी उसको पैसा मिला नहीं है। यानी कल को उस बिजनेस को, उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप को पैसा मिलेगा, पैसा लेना है, तो उसके लिए भी वो क्या कहलाएगा, एक्रूड इनकम। और ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, बिकॉज द बिजनेस इज गोइंग टू गेट द मनी, बिजनेस को कुछ मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम, विच इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मतलब टेकन गुड्स और सर्विस बट पेमेंट इज ड्यू। आपने सामान या सर्विस ले लिया है, लेकिन पेमेंट जो है अभी तक आपने नहीं किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपने सामान या सर्विस ले लिया है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया। जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख का फर्नीचर लिया, मेरी होटल बिजनेस है, होटल बिजनेस के लिए मैंने कस्टमर्स को, गेस्ट को बिठाने के लिए अपने होटल के लिए 1 लाख का फर्नीचर लिया, लेकिन मैंने अभी तक शॉप को पेमेंट नहीं किया। मतलब मैंने सामान ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, मतलब मुझे
फ्यूचर में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई हैव टू मेक द पेमेंट, मुझे पेमेंट देना है, और जब कुछ देना हो दैट विल बी लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर्विस से रिलेटेड। मेरे होटल में जो स्टाफ है वो पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी होती है 40,000, पर मैंने अभी तक वो सैलरी पे नहीं की है। मतलब मुझे उनसे मैंने सर्विस ले लिया लेकिन मैंने अभी तक पेमेंट किया नहीं, मतलब फ्यूचर में मुझे उन्हें पेमेंट करना है, मुझे उन्हें पैसे देने हैं, तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। ठीक है, मतलब आपने सर्विस या सामान ले लिया बट पेमेंट नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको देना है। अनएक्रूड इनकम मतलब वो पैसा जो आपने रिसीव कर लिया बट हैव नॉट अर्न्ड। एडवांस रिसीव्ड विदाउट गिविंग सर्विस और गुड्स, आपने सामने वाले को अभी तक कोई सामान कोई सर्विस नहीं दिया लेकिन आपने पेमेंट ले लिया, तो वो अनएक्रूड इनकम है। व्हाई इट इज अनएक्रूड? बिकॉज राइटफुली यू हैवंट अर्न द मनी, आपने अभी तक उस पैसे को कमाया नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अर्न मींस यू हैव अ राइट ऑन योर अमाउंट, आपका हक है उस पैसे पे, आपको भले मिला नहीं। एंड नॉट अर्नड, आपने भी वो कमाया नहीं, आपके राइट का नहीं है। आपका राइट कब बनेगा? जब आप सर्विस दे दोगे, जब आप सामान दे दोगे, तब आपका राइट बनेगा। लेकिन बिना सामान या सर्विस दिए अगर आपने एडवांस में पेमेंट उठा लिया है तो वो पैसा आपके ऊपर क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज कल को आपको सामान की डिलीवरी देनी है, आपको सर्विस देना है, और जहां कुछ देना है दैट विल बी लायबिलिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं जो है या मेरे एक जो बिजनेस है, मेरा जो बिजनेस है वो सैलून का है। सैलून मतलब शेविंग, कटिंग, बियर्ड, ये है। और मेरा जो सैलून है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, ठीक है। अब ये जो सैलून है, जब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स आ रहे हैं, मेरे को एक एडवांस में मैंने पेमेंट लिया ब्राइडल का। ब्राइडल मतलब जो शादी वादी का जो मेकअप वेकअप होता है उसका मैंने ऑर्डर लिया, उसके मैंने एडवांस में कुछ 2 लाख रुपीज ले लिए। तो मैंने अभी तक सर्विस दिया नहीं है, मेरे स्टाफ अभी वहां पे जाके ब्राइड का जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसका मेकअप नहीं हुआ है, अभी उसका फेशियल नहीं हुआ, मतलब अभी हमारे सैलून ने सर्विस दिया नहीं है, बट हमने एडवांस में पेमेंट ले लिया, तो मुझे उन्हें जाके सर्विस देना है फॉर द अमाउंट दैट आई हैव टेकन। जब मैं वो सर्विस दे दूंगा तब वो लायबिलिटी खत्म होगी, लेकिन जब तक मैंने एडवांस में पैसा लिया है लेकिन सर्विस नहीं दी है तब तक वो मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। हां, जब मैं सामान्य सर्विस की डिलीवरी दे दूंगा तब वो लायबिलिटी खत्म होगी। तो अनएक्रूड इनकम का एक और क्या होगा? एडवांस रिसीव्ड, जो पैसा आप ले रहे हैं बिना सर्विस या सामान की डिलीवरी किए, तो कल को आपको सामान या सर्विस देना है, और जब कुछ देना है दैट विल बी लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा है। एडवांस पेड मींस विदाउट टेकिंग सर्विस और गुड्स, आपने सामान या सर्विस नहीं लिया लेकिन आपने पेमेंट पहले ही कर दिया। मान लेते हैं मेरा एक ड्रीम जगह है नॉर्वे, जो मुझे घूमने जाना है। मान लीजिए मुझे नॉर्वे में घूमने जाना है और मैंने 1 साल पहले ही एडवांस में वहां का जो क्रूज है उसका टिकट विकेट बुक करके होटल का एडवांस पेमेंट मैंने कर दिया। क्या मैं होटल जाके रुका हूं? अभी तक नहीं। मैं होटल कब जाऊंगा? 1 साल बाद। मैं होटल का सर्विस कब लूंगा? 1 साल बाद। लेकिन मैंने पेमेंट पहले ही दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एसेट। क्यों? बिकॉज मुझे 1 साल के बाद होटल का सर्विस लेना है, और जब कुछ लेना हो वो क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अगर कुछ देना है तो लायबिलिटी, अगर कुछ लेना है तो एसेट्स। मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो मुझे 1 साल बाद होटल में रुक के होटल की सर्विस लेनी है, तो जब मुझे कुछ लेना हो बिजनेस को तो वो क्या कहलाएगा? एसेट। उसी तरह मान लीजिए मैंने अपने रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने कुछ 5 टीवी का ऑर्डर दिया, लेकिन टीवी अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैंने 5 टीवी का एडवांस पेमेंट कर दिया 20,000।
तो वो एडवांस में जो मैंने पे किया वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड। बिकॉज अभी मैंने टीवी लिया नहीं है पर पेमेंट पहले ही कर दिया, तो कल को मुझे टीवी लेना है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगा? एसेट। तो याद रखिएगा, अगर कुछ लेना है तो एसेट, कुछ देना है तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का अपोजिट क्या होगा? प्रीपेड। और एक्रूड का अपोजिट क्या होगा? अनएक्रूड। इसको ध्यान रखिएगा। एक्रूड आपने कमा लिया, आपके हक का पैसा है लेकिन आपको मिला नहीं, और अनएक्रूड आपने भी उसको अर्न नहीं किया है, उस पैसे में आपका राइट नहीं है लेकिन वो पैसा आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट अर्निंग फ्रॉम मेन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या मतलब है? मेन बिजनेस का इनकम। अगर मेरी साड़ी की दुकान है, साड़ी बेच के जो कमाऊंगा, प्रॉफिट। अगर मेरी कन्फेक्शनरीज की दुकान है, केक बेच के, पेस्ट्री बेच के जो कमाऊंगा, प्रॉफिट। अगर मेरी स्वीट शॉप है, मिठाई बेच के, खोआ बेच के, दूध दही ये सब बेच के जो मैं कमाऊंगा, प्रॉफिट। तो आपका जो मेन बिजनेस है उसकी जो कमाई है क्या कहलाएगा वो बच्चों? प्रॉफिट। ओके। एंड गेन प्रॉफिट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। मेन बिजनेस के अलावा अगर आप कहीं और से पैसे कमा रहे हैं, दैट विल बी गेन। मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इस इलेक्ट्रॉनिक में एसी फ्रिज बेच के जो भी कमाऊंगा वो प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने कुछ पुराने फर्नीचर्स को कबाड़ी में बेच दिया, 5 साल हो गए थे, तो क्या फर्नीचर का बिजनेस था मेरा? नहीं, वो बिजनेस का मेन इनकम नहीं था, तो वो किस में आ जाएगा? गेन में। एक स्वीट शॉप है, मिठाई बेच के वो जो भी कमाएगा वो प्रॉफिट है, लेकिन उसी स्वीट शॉप ने कुछ पुराने एसीज को बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा? गेन। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस का मेन इनकम प्रॉफिट कहलाएगा, और बिजनेस का साइड इनकम जो कहीं और से कमा रहे मेन बिजनेस से नहीं, उसे क्या कहेंगे? गेन। ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने लिखा यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डन ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर द इनिशियल मार्केटिंग ऑफ अ बिजनेस। स्टार्टिंग में जब आप कोई बिजनेस को लॉन्च करते हो तो उसका एडवर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। एडवर्टाइज करने के लिए बहुत तगड़ा रिसर्च होता है। इंडिया के जो सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु हैं, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जस्ट टू इनहेंस योर नॉलेज, प्रहलाद कक्कड़, जो उन्होंने इंडिया में कुछ आइकॉनिक एडवर्टाइजर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, जैसे डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। ये टैगलाइन सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस एक टैगलाइन ने डेयरी मिल्क के सेल्स को इतना बढ़ा दिया कि आज रक्षाबंधन में जितनी मिठाइयां नहीं बिकती उससे ज्यादा डेयरी मिल्क बिकता है। रीजन, मीठा हो जाए, हमारे कल्चर के साथ जुड़ा है, हम इंडियंस है, रिलीजियस है, धार्मिक लोग हैं, हम लोग कोई भी काम करने से पहले मीठा खाना पसंद करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हुए एक बहुत ही शानदार एडवर्टाइज क्रिएट किया गया, मार्केटिंग कैंपेन, कि इंडिया के उस पर्टिकुलर कल्चर को आगे लाइए, कुछ मीठा हो जाए। और अभी रक्षाबंधन आने भी वाला है, उस रक्षाबंधन में आप खुद जानते हैं आपने कितने बार अपनी बहनों के लिए या जहां से आप राखी बनवाते हैं आपने उनके लिए डेयरी मिल्क, सिल्क या सेलिब्रेशन लिया है। तो सोचिए एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। थम्स अप, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है ना। KFC, इट टेस्ट गुड। तो कहने का मतलब यह है एडवर्टाइजमेंट कस्टमर के मन को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्टिगेट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एडवर्टाइजमेंट में इमेज का बहुत ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर होम डेकोरेशन के सामान का एडवर्टाइज होगा, होम डेकोर कौन लेते हैं? मैरिड कपल्स, जिनकी नई नई शादी हुई है। उनके लिए आइकन सलमान खान होगा? नहीं, बिकॉज वो अभी भी अनमैरिड है 60 का होने के बाद भी। उनके लिए आइकन होगा शाहरुख खान, उनके लिए आइकन होगा अमिताभ बच्चन, बिकॉज जो अभी तक इतनी लंबी मैरिड लाइफ जी रहे वो मोटिवेट करेंगे हाँ कि होम डेकोर का सामान, तो उसके लिए एड में किसको लेंगे? शाहरुख खान को। लेकिन जब आप यूथ को टारगेट करते हैं तो आप जनरली उसको लेते हैं जो अभी अनमैरिड है, यूथ जिससे कनेक्टेड फील करता है। और जरूरी नहीं मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन यूथ के साथ वो कितना कनेक्ट करता है। अब आप सोचिए, आप पेप्सी का ऐड करेंगे तो आप अमिताभ बच्चन को लेंगे? नहीं, बिकॉज पेप्सी यूथ को कनेक्ट करेगा, यूथ ज्यादा पेप्सी पिएगा, तो आप उसमें किसको ऐड में लेंगे? यश को।
केजीएफ के हीरो को, जिसे यूथ कनेक्ट करता है, रॉकी भाई अल्फा मेल, उससे कनेक्ट करता है, तो उसको आप पेप्सी के ऐड में लेंगे। विराट कोहली, जिसको लेके पब्लिक जो यूथ है वो खास करके अट्रैक्टेड है। तो एडवर्टाइजिंग के पीछे बहुत गहरा रिसर्च होता है कि आप किसको अपना चेहरा बनाएंगे, किसको अपना मार्केटिंग फेस बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट बेच क्या रहा है, बिकॉज उस प्रोडक्ट से आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा आपका कस्टमर होगा, जैसा आपका टारगेट कस्टमर होगा, आप वैसा ही क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग करेंगे। जो सेरोलैक के एडवर्टाइजर्स होते हैं उसमें आप किसको लेते हैं, उन एक्ट्रेसेस को लेते हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, जैसे काजोल हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई। आप सेरोलैक के एडवर्टाइज में किसी ऐसे एक्ट्रेस को नहीं लेंगे जो अनमैरिड है, बिकॉज उन्होंने अभी मदरहुड का एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको बेबी फूड के बारे में कैसे नॉलेज होगा। तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंस्टिगेट्स द माइंड ऑफ द कस्टमर टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टाइजमेंट में किया गया एक्सपेंस। और एडवर्टाइज अगर अच्छा हो, सालों पहले का एडवर्टाइज लोगों को बहुत सालों बाद भी याद रहता है। ये जो डेयरी मिल्क के कुछ मीठा हो जाए, बहुत पुराना ऐड है। ठंडा मतलब कोका कोला, बहुत पुराने एड्स हैं, पर वो एडवर्टाइजेस इतने बेहतरीन थे कि लोगों के माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाते हैं, जिसका फायदा प्रोडक्ट को भी लंबे समय तक मिलता है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।